अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों ये एक स्पेशल वीडियो है उन लोगों के लिए जो काम सीखना चाहते हैं और एक अच्छे इन्वेस्टर के तौर पे काम करना चाहते हैं। तो आज मैं एक वीडियो ऐसी बना रहा हूँ जो कि मेरे अपने ऊपर है कि मैं कैसे काम करता हूँ और मेरी क्या स्ट्रैटेजीज़ होती हैं और मेरी क्या अर्निंग्स हैं और कौन-कौन से टूल्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ और किन चीज़ों का मैं ख़्याल करता हूँ। तो और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं डे ट्रेडिंग जो है वो नहीं करता हूँ, स्क्रीन के सामने ज़्यादा नहीं बैठता हूँ और बल्कि इस बात को पसंद करता हूँ कि जो ऑफ स्क्रीन है उसमें आप अपने प्लान्स बनाएँ और वीकली बेसिस और मंथली बेसिस पे अगर आप अपने प्लान्स बनाएँगे तो एज़ ए इन्वेस्टर आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले ये मेरा एक फ़ेसबुक पेज है, इसी नाम से पीएसएक्स डिस्कशन विद अ कप ऑफ टी। उस पे मैं ये बिला नागा ऑलमोस्ट डेली जो है ये वाली शीट लगाता हूँ और इस शीट लगाने का मकसद ये होता है, एक तो मुझे अपनी कारकर्दगी का डेली पता चलता रहता है कि आज मेरी जो पोजीशन रही वो एज़ कंपेयर टू 2 जो और इस्लामिक फ़ंड हैं, क्योंकि मैं भी कोशिश करता हूँ कि ऐसे स्टॉक्स में काम करता हूँ करूँ जो शरिया कंप्लायंस हों। फिर भी गलती से अगर किसी स्टॉक में चला जाऊँ तो ऐसा-ऐसा उससे एग्ज़िट कर जाता हूँ। तो ज़्यादा मैं नहीं सोचता हूँ शरिया कंप्लायंस के बारे में, सिर्फ़ ये देखता हूँ कि डायरेक्टली जो है कि ऐसा कारोबार ना करते हों जो कि शरिया के मुताबिक ना हो। अदरवाइज़ तो अगर हम डीपली जाएँगे किसी स्टॉक्स में, तो शायद ही कोई स्टॉक बचे जो कि शरिया कंप्लायंट हो, क्योंकि हम सारे बैंक से जुड़े हुए हैं और हमारे जो जितना भी लेन-देन है वो बैंक्स के ज़रिए है और जो बैंक्स हैं या इवन कि जिस ब्रोकरेज हाउस में हम काम कर रहे हैं जहाँ से, तो वो भी लिंक्ड है नॉन शरिया से। तो इस तरह हम काम ही नहीं कर पाएँगे। तो ये जो शीट है, ये डेली मैं अपडेट करता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं 2 फंड मैंने इस टाइम चूज़ किए हुए हैं। एक ऊपर रखा हुआ है एकेडी इस्लामिक फ़ंड और एक नीचे रखा हुआ है, ये है मीज़ान इस्लामिक फ़ंड। तो इनके जो डेली मैं अपडेट करता हूँ, इनकी यूनिट प्राइस इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल होती है, उसको मैं लगा के कंपेयर कर लेता हूँ। तो सबसे पहले ये है कि ये 30 जून 2020 ये जो आप देख रहे हैं, उस दिन मेरे पास ये पैसे पड़े हुए थे 1,745,000, यानी कि तकरीबन ये बनते हैं 17,45,000 रुपया। तो ये जो तरीका होता है, ये नेट एसेट्स एंड ट्रिपल ज़ीरो और नेट एसेट्स एंड मिलियन, ये इसका मकसद ये होता है कि अगर हम हर दफ़ा जो नंबर्स हैं वो पूरा लिखेंगे तो आपके पास जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगी और दूसरा ये है कि पढ़ने में काफ़ी मुश्किल पेश आएगी। इस तरह पढ़ना भी आसान है और ईज़िली समझ आ जाती है। तो इसको मैं कंपेयर करता रहता हूँ, क्वार्टरली भी करता हूँ, मंथली भी करता हूँ और डेली इसको अपडेट कर देता हूँ। ये डेट मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे अपने पैसे डाल देता हूँ कि मैं आज के पैसे कितने हो गए, नेट एसेट्स कितने हो गए, और ये ऑटोमेटिकली शीट जो है इन दोनों का डिफरेंस भी निकाल लेती है। ये भी फ़ॉर्मूला लगा होता है, ये ऑटोमेटिकली परसेंटेज कैलकुलेट कर लेता है। ये जो नेट एसेट वैल्यू है, ये दूसरे फंड, ये मेरी मैंने कंपैरिज़न के लिए लगाई हुई है क्योंकि इसकी भी यही थी। तो कंपैरिज़न के लिए मैंने दोनों को सेम रखा है और इसके पास जो इस साल के स्टार्ट में जो पैसे थे 127 मिलियन थे एकेडी इस्लामिक फ़ंड के पास, जो कि आज की डेट में बढ़कर 217 मिलियन हो गए हैं। जिसके हिसाब से इस कंपनी को 90 मिलियन का प्रॉफ़िट हो चुका है, जो कि 70.75% बनता है। तो इसकी जो एग्ज़ैक्ट डिटेल है, एकेडी इस्लामिक फ़ंड जो 90 मिलियन है वो है ऑलमोस्ट 89 80 ऑलमोस्ट 8 करोड़ 98 लैक्स है। इसके मुकाबले में जो दूसरा फ़ंड है वो मीज़ान इस्लामिक फ़ंड, ये बहुत बड़ा फ़ंड है। इसमें आप देख सकते हैं इनका जो प्रॉफ़िट है वो अरब्स में है। 9 अरब 63 करोड़ का प्रॉफ़िट इसको हुआ है आज की डेट में। परसेंटेज वाइज़ ये काफ़ी कम बनता है। ये याद रखिएगा कि जो फ़ंड जितना बड़ा हो उस पे उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो अपने पैसे को एक अच्छे तरीके से मैनेज करके स्टॉक्स में लगाए। क्योंकि जो स्टॉक्स का बिज़नेस है ये बहुत रिस्की होता है। इसमें जैसा पैसे आता है उससे ज़्यादा स्पीड से निकल जाता है। तो इसमें इसलिए स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है ताकि हम अपने पैसे को जो आ चुका है उसको मुख्तलिफ़ स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करते हुए उस पैसे को अपने पास प्रिज़र्व करें, प्रॉफ़िट को इरोज़ ना होने दें और उसको ख़त्म ना होने दें। तो इसका जो यूनिट फंड था, इसकी वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं, 30 जून 2020 को ₹46.77 था,
जो कि आज की डेट में बढ़कर ₹64.87 का हो गया है। अगर आपने इस फंड में इन्वेस्ट किया होता और 1 जुलाई को ये आपको इतने पैसे, थोड़ा-सा फ़र्क रखते हैं, ऑलमोस्ट 1 आधे रुपए का जो कि आपसे चार्ज करते हैं, अगर आप बाय और सेल करेंगे उसमें हमें 1 रुपये का अराउंड फ़र्क होगा। तो बार-बार आप एग्ज़िट और एंटर होंगे तो आपके काफ़ी सारे पैसे इसमें ज़ाया हो सकते हैं। तो इसमें आपने सोच समझ के दाखिल होना होता है, फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो इसके पास से तकरीबन 24,872 मिलियन रुपए थे इस डेट को, जो कि आज की डेट में बढ़कर हो गए हैं 34,511 मिलियन रुपए, और इसका जो प्रॉफिट है वो 9 अरब 63 करोड़ है, जो कि 38% बन रहा है। तो यहाँ तक ये बात होगी कि ये दोनों इस्लामिक फ़ंड से माशाल्लाह मेरी जो कारकर्दगी है वो बेहतर है, और इसमें जैसे कि मैंने बताया कि इसमें पीस ऑफ माइंड के साथ और बड़े ही सुकून के साथ ये मैंने काम करता हूँ, और ये मेरी से हॉबी भी है, मुझे मज़ा आता है, आई एन्जॉय दिस, कि ये जो शीटें बनाना, इनको निकालना, स्टॉक को एनालिसिस करना, आई लव दिस। और कहते हैं कि आप वो वाली जॉब करें जिसको आप एन्जॉय करें, तो फिर आपकी जॉब जॉब नहीं रहती है। तो इसलिए कहते हैं कि जिस तरफ आपका रुझान हो, आपको उस शोबे में जाना चाहिए, क्योंकि जब आप उस शोबे में जाएँगे, तो आपको लगेगा नहीं कि आप काम कर रहे हैं, आप तो उसको एन्जॉय कर रहे होंगे। ये मेरा पोर्टफ़ोलियो है, इसमें इसकी जो बेसिक टेक्नीक है, वो ये होती है कि मैं इसमें कम से कम 20 से लेकर 30 स्टॉक्स, 30 मैं क्रॉस नहीं करता हूँ, 30 तक चला जाता हूँ। और जब इसको कन्वर्ज करना होता है, जब मुझे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा जो लॉसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, तो फिर मैं इसमें कन्वर्जेंस की तरफ आ जाता हूँ, कि जहाँ-जहाँ पे प्रॉफ़िट्स होते हैं, उनको सेल करते हुए उन स्टॉक्स में आता हूँ जो कि मेरे अच्छे लेवल्स पे होते हैं, और उनमें कोई ख़ास मतलब ऐसी बात नहीं होती है कि वो मज़ीद डिक्लाइन करेंगे। उसको सोच समझ के मैं इसमें फिर उसको शफ़ल करता हूँ, और ऐसे स्टॉक्स एग्ज़िट करता हूँ जो प्रॉफ़िट में भी हैं और अपने लेवल्स को पहुँच चुके हैं और वहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। और जो दूसरा स्टॉक है, वो किसी वजह से उसमें कोई टेम्परेरी कोई न्यूज़ ऐसी आई हुई है कि वो डिप्रेस्ड है, या उस सेक्टर में टेम्परेरी न्यूज़ ऐसी है कि वो डिप्रेस्ड है, तो उस स्टॉक्स को मैं परचेज़ कर लेता हूँ। ये मेरा जो पोर्टफ़ोलियो है ये लेटेस्ट है, यानी कि 18 जून का क्लोजिंग पे पोर्टफ़ोलियो है, जिसमें मेरे पास ये 25 स्टॉक्स हैं। तीसरा जो स्ट्रेटजी का पार्ट होता है, वो मैं डिफरेंट जो फंड्स होते हैं, जैसे मिज़ान इस्लामिक फ़ंड है और एकेडी के तमाम फंड्स हैं, इन तमाम फंड्स को मैं एनालाइज़ करता रहता हूँ, इनके क्वार्टरली रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ, इनकी मंथली रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ, और इनके प्लान्स चेक करता हूँ, ये क्या कर रहे हैं, किस स्टॉक्स में ये जा रहे हैं और किस स्टॉक्स से ये एग्ज़िट कर रहे हैं। तो ये मेरी जो शीटें हैं ये मैं खुद बनाता हूँ, और अपने जो मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ये मैं अपनी ये सारी स्ट्रेटजी डेली अपडेट करता हूँ, और डेली उनको गाइड करता हूँ कि आप इस स्टॉक्स में अगर आ जाएँ तो इसका जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है और ये ऊपर जा सकता है। इसी तरीके से मुख्तलिफ रिसर्च हाउसेज़ हैं, वो अपनी रिसर्च रिपोर्ट्स जारी करते हैं, और एक स्क्रिप्ट के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करके उसकी जो कंडीशंस होती हैं, जो करंट चल रही होती हैं, उसको देखते हुए अपनी एक प्रेडिक्ट करती हैं, स्पेकुलेशन करती हैं कि ये जो स्टॉक है, ये इस लेवल तक, फ़लाँ डेट तक जा सकता है। तो मैं उसमें ब्लाइंडली तो नहीं चला जाता हूँ, मैं अपने जो मेरे अपने मेथड्स हैं, उसके फंडामेंटल एनालिसिस हैं, उसको चेक करता हूँ, और उस तरह के मिलते-जुलते स्टॉक्स के साथ उसको कंपेयर भी करता हूँ कि बेटर कौन-सा है, और उसको अपनी जो लिस्ट है, जो कि मेरा प्लान्स होता है, उसमें शामिल कर लेता हूँ कि अगर ये स्टॉक मुझे अच्छे लेवल पे मिलेगा, तो मैं इसमें बाय कर सकता हूँ। तो इस तरह जो मेरी प्लान्स हैं, ये उसका हिस्सा बन जाता है। ये मेरे जो फ्यूचर प्लान्स होते हैं, ये लेटेस्ट हैं जो कि एग्ज़ीक्यूट हो चुके हैं, जिसमें से कुछ हुए हैं, कुछ रह गए हैं। ये डेली मैं इनको चेंज करता हूँ। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, इसमें रिजिड नहीं होते हैं, ये चेंजेबल होते हैं। जैसे स्टॉक्स की मूवमेंट आती है, वैसे-वैसे मैं चेंज करता हूँ। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पास 25 स्टॉक्स होते हैं, तो उनमें भी वो एक ही लेवल पे बाय सेल नहीं हुए होते। वो एक सर्कल में घूम रहे होते हैं। जैसे कि आगा है, ये मैं जब भी बाय करता हूँ 500, 1000 और मैक्सिमम 2000 स्टॉक्स जो है वो बाय कर लेता हूँ। और फिर इसी तरह इसको स्लोली-स्लोली मैं सेल भी करता रहता हूँ। जब ये अच्छे लेवल पे चला जाता है, तो सारा एग्ज़िट नहीं करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि उसका 50% 25% वहाँ सेल कर दूँ, नीचे आए फिर बाय बैक कर लूँ। तो इसके लेवल्स बनते जाते हैं, जो कि मैं आगे एंड पे आपको अपनी एक एक्सेल शीट दिखाऊँगा, कि ये फिर मैं वहाँ पे डेली बेसिस पे उसको कैलकुलेट करता हूँ। इसी तरह मेरे बाय प्लान्स भी होते हैं, इसमें काफ़ी सारे स्टॉक्स होते हैं, और
ज़रूरी नहीं है कि मैं इनको बाय करूँ, ये मैं अपने प्लान्स बना लेता हूँ कि जब मुझे मौका मिलेगा तो इन स्टॉक्स को मैं बाय कर सकता हूँ, और मैं साथ क्वांटिटी भी लिखता हूँ कि अगर मुझे बाय करना पड़े तो मैक्सिमम ये क्वांटिटी मैं बाय कर सकता हूँ। तो ये भी फ्लेक्सिबल होता है, चेंजेबल होता है, जैसे मार्केट का बिहेवियर चेंज होता है तो ये प्लान्स चेंजेबल होते हैं और डेली अपडेट होते हैं। इसी तरह ये मुख्तलिफ़ शीट्स मैं बनाता हूँ, ये फंडामेंटल एनालिसिस होते हैं, और इसमें इसका मकसद ये होता है कि अगर 3 स्टॉक्स हों, एक ही सेक्टर के हों, तो फिर मैं अपने हिसाब से देखता हूँ कि मुझे इन 3 स्टॉक्स में कौन-सा अच्छे लेवल पे अवेलेबल है। ये 11 मई 2021 का चार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने शेल जो है लिया था उस टाइम 158 का लिया था, और मेरा जो टारगेट प्राइस थी, जो मैंने उस हिसाब से अपने कैलकुलेशन के हिसाब से रखी थी, वो 181 थी, जो कि अभी अचीव हो गई है। पीएसओ मैंने बाय नहीं किया था, और एसएनजीपी जो है उसमें मैं मुसलसल ट्रेडिंग करता हूँ, बाय करता हूँ, वीकली बेसिस पे इसमें ट्रेडिंग होती है, डे ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। लेवल्स बाई बाइंग सेलिंग कर रहा हूँ कि ये, यानी कि जब 38 पे है तो 45 46 पे मैं थोड़ा सा सेल कर दूंगा, फिर 50 पे सेल करूँगा, फिर 55 पे, और इसी तरह जो 50 पे अगर कोई सेल किया हुआ है, अगर वो 45 पे अवेलेबल है तो मेरे प्लान का हिस्सा होगा, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसको बाय बैक कर लूँगा। इसी तरह जो स्ट्रैटेजी है उसका एक बहुत ही अहम पार्ट होता है कि मेरे पास इन्वेस्टिफाई की 2 ऐप्स होती हैं, एक उसकी ओरिजिनल ऐप है और एक उसकी क्लोन ऐप होती है। तो दोनों ऐप्स को मैं यूज़ करता हूँ, और जिस तरह कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो स्टॉक था कोयल, ये मैंने 16/6/21 को सेल किया था 6000, और अगले ही दिन फिर मैंने ₹9.75 का, जैसे कि आपने उस में प्लान में देखा होगा, ₹9.75 शायद लगा हुआ था। तो उसके साथ स्टॉप लॉस भी लगा होता है। जब ये ₹9.50 से ऊपर रहा तो मैंने इसको ₹9.75 लगा रहने दिया, और साथ ही मैंने ₹9.25 का ध्यान बना लिया कि अगर ये दोबारा इस लेवल पे आता है तो मैं तब भी इसको सेल कर दूँगा, क्योंकि मुझे अच्छा प्रॉफ़िट था। मेरी जो बाइंग थी वो ₹7.70 के अराउंड थी, तो मुझे इसमें एक अच्छा प्रॉफ़िट गेन हो रहा था। दूसरा ये जो स्टॉक है कोयल, तो उस इसमें ये होता है कि ये रेंटल बिज़नेस पे है, तो इसकी अर्निंग जो हैं वो लिमिटेड होती हैं, इसमें कोई बड़े जंप्स नहीं आने होते। तो इसलिए इसमें जो, अगर आपको 3 महीने में भी 50 पैसे ₹1 का प्रॉफ़िट मिल जाता है, तो ये परसेंटेज वाइज़ बहुत अच्छा प्रॉफ़िट होता है, जो कि आपका अगर ₹1 मिल जाए 8-9 रुपए वाले स्टॉक में, तो आप समझ लें कि आपको 11-12% मिल रहा है। तो ये भी प्लान और स्ट्रैटेजी होता है कि आप इस स्टॉक से निकल जाएँ, ताकि वो जो पैसा होता है, ये सर्कल में घूमना होता है, इसने दूसरे स्टॉक्स में जाके लगना होता है, जो अच्छे लेवल्स पे अवेलेबल होते हैं। तो मैं ये नहीं होता है कि एक ही स्टॉक में अपना पैसा स्टॉक करके रखूँ, जबकि मुझे उसमें प्रॉफ़िट भी मिल रहा हो। जब प्रॉफ़िट मिल रहा होता है तो उसमें से ये होता है कि उसको कंप्लीटली एग्ज़िट करना है या 50% करना है। एग्ज़िट प्रॉफ़िट टेकिंग लाज़मी करनी होती है कि आप उसमें से प्रॉफ़िट लें, और वो दूसरे स्टॉक्स में उस जो प्रॉफ़िट है उसको इन्वेस्ट करें, क्योंकि एक बड़े प्लान्स होते हैं, बड़े स्टॉक्स होते हैं, मेरे पास लिस्टें होती हैं, और अच्छे-अच्छे लेवल्स पे मुझे अच्छे स्टॉक्स मिल रहे होते हैं। तो पैसा मेरा मुसलसल घूम रहा होता है, रनिंग में होता है, और वो एक स्टॉक से पैसा कमा के दूसरे में, दूसरे से तीसरे में मूव कर रहा होता है। तो ये स्टॉक भी नहीं होता है, और इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि चूँकि अब ये जो पोर्टफ़ोलियो आपको नज़र आ रहा है, ये सोल्ड पोर्टफ़ोलियो है, तो अब ये पैसा इसमें मैंने रिकॉर्ड में लिख दिया है। डेट भी लिख दी है, पैसा भी। अब ये जब भी स्टॉक दोबारा ₹8 पे जाएगा, तो चूँकि मेरे पास नंबर ऑफ़ स्टॉक्स ज़्यादा होते हैं, तो मुझे ज़बानी याद नहीं रहता है, तो मैं इस पोर्टफ़ोलियो को ओपन करूँगा, तो इसकी जो ओवरऑल एवरेज है वो मुझे फ्रंट पे नज़र आ जाएगी, और इसको मैं क्लिक करूँगा तो मैं उसके अंदर उसकी डिटेल में चला जाऊँगा। ये आप इस टाइम इसकी डिटेल देख रहे हैं, और इसके फ्रंट पे इसका ओवरऑल होगा कि मेरे पास 12,500 स्टॉक्स जो हैं, तो कि मैं ₹9 समथिंग की प्राइस पे अवेलेबल हैं। तो जब ये ₹8 या उस पे होगा, तो साथ ही वहाँ पे ऑटो जो है ना, मुझे परसेंटेज भी नज़र आ रही होगी कि ये रेड में नज़र आएगा कि मुझे इतना लॉ, एक्चुअली तो ये सोल्ड है ना, तो वहाँ पे मुझे लॉस शो हो रहा होगा कि ₹8 पे आपको इतना लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं वहाँ पे ₹8 पे इसको बाय बैक कर लेता हूँ, तो फिर मुझे ₹1 दोबारा बच जाएगा। तो आप इस बात को समझें कि सेलिंग जब मैं इस तरीके से कर देता हूँ, तो ये एक किस्म की शॉर्ट सेलिंग टाइप आप कह सकते हैं हो जाती है, जिसमें मैंने प्रॉफ़िट ले लिया है और मेरा शॉर्ट सेल भी हो गया है। समझाने के लिए ना, शॉर्ट सेल तो नहीं है ये, एक्चुअली सेल है। तो इसको जब मैं बाय बैक करता हूँ, तो भी मुझे प्रॉफ़िट होता है कि मैंने निचले लेवल पे दोबारा इसको बाय कर लिया है। और ये जो पैसा मैंने जहाँ पे लगाया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैंने पीआईबीटीएल लिया है ₹11.10 का। इसको मैंने सेल कर दिया था ₹11.10 पे, और वो चला गया ₹12 पे।
अब हो सकता है कि वो जब 13 रुपये पे जाए तो ये मुझे 8 रुपये में मिल रहा हो, तो वहाँ पे मुझे 2 रुपये बच जाएंगे और यहाँ पे मुझे 1 रुपये बच जाएगा, तो 2 जमा 1 3 रुपये मुझे बच जाएंगे। तो इस तरीके से जो प्रॉफिट जनरेट होता है, ये आप ये कह सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल होता है, ये आपका पक्का प्रॉफिट होता है कि जिसमें आपने पक्के तरीके से उसको काबू कर लिया है। लास्ट इसका पार्ट है कि ये जितनी भी सेलिंग बाइंग हो रही है, एक तो मैंने बताया कि 2 इन्वेस्टिफाई ऐप्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक में मैं बाई मेरा होता है करंट पोर्टफोलियो चल रहा होता है और एक में मेरा सोल्ड पोर्टफोलियो चल रहा होता है, जहाँ पे मुझे पता होता है कि जो मैंने स्टॉक सेल किए थे उनकी क्या परफॉर्मेंस है। तो होता यही है कि जब हम कोई स्टॉक बाय करते हैं तो हम उसको देख देख के तंग आ जाते हैं, जैसे वो मूव करने लगता है हम उसको सेल कर देते हैं और उसके बाद वो हमें पकड़ा ही नहीं देता है। तो ये मेरा शॉर्ट पोर्टफोलियो फिर मुझे ये बात भी बताता है कि भाई तुमने जो सेल किया था वो आज कहाँ पे पहुँच गया है। तो इससे भी एक लेसन मिलता है कि आप जब स्टॉक सेल करें तो कोशिश करें कि उसका कुछ ना कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया करें, ताकि इस तरह की जो एक आपको फीलिंग्स आएँ कि यार ये मैंने गलती से सेल कर दी, ये तो देखो कितने अच्छे लेवल पे चला गया है। तो लास्ट पार्ट हम थोड़ा-सा चेक करेंगे। इसमें जो जितने भी मैंने स्ट्रैटेजी बनाई हैं, इन सब का डिटेल में एक-एक को समझना ज़रूरी है। इतना देखने में आपको बड़ा आसान सा लगेगा, लेकिन ये इतना आसान होता नहीं है। जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, उनको आइडिया है कि यहाँ पे सेलिंग बाइंग के जो लेवल्स हैं, उनको करना जो है वो समटाइम्स जो है वो बड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, समझ नहीं आती है। इसलिए आपको अक्सर लोग जो है मुख्तलिफ ग्रुप्स में सेल बाय होल्ड के क्वेश्चन करते हुए नजर आते हैं कि मैं सेल करूं, बाय करूं, होल्ड करूं, क्या करूं मैं। तो ये एक डिफरेंट सी सिचुएशन हो जाती है। दूसरा, ये जो मेरे जो स्ट्रेटजी है जिसमें आपने चेक किया है कि इसमें मैं स्मॉल लॉट्स यूज़ करता हूँ, 100,000 500, और मैं बल्क में बाय नहीं करता हूँ और मैं इसके शदीद ख़िलाफ़ हूँ। जितने भी मेरे साथ मेंबर्स काम करते हैं उनको मैं सबको समझाता हूँ कि आप बल्क में बाइंग कभी ना करें। उसकी रीज़न ये होती है कि बल्क में ठीक है बाई करते हैं तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट का चांस होता है। एक स्टॉक आप 12 रुपए में चले जाते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूँ टीआरजी की, अगर आपने 1 साल पहले उसको 12 रुपए का लेके भूल जाते और आपने सिर्फ 1 लाख रुपए लगाया होता, तो आज वो 170 रुपए के करीब चल रहा है, तो आपके पास कितना पैसा होता। तो ये बात करते हुए आपको ये भी याद रखना चाहिए कि 12 रुपए वाला स्टॉक आपका 1 साल बाद 1-2 रुपए पे भी हो सकता है। तो फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होगी। आप हो सकता है 1 साल तो कमा लें उसमें पैसा, लेकिन आप करते-करते आप जब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएँगे, तो आप ऐसे स्टॉक्स में चले जाएँगे, जो कि साल के बाद फिर इस लेवल पे आपको मिलेंगे कि आपकी सारी जो मेहनत है, वो ज़ाया हो जाएगी। तो जितने भी मेरी स्टडीज़ हैं, जो मैंने सीखा है, उसमें यही है कि आप छोटे लेवल पे काम करें, इसमें डिसीजन मेकिंग आसान होती है। आपने जब कोई स्टॉक 500 हज़ार लेना है, तो आपको 10-20 पैसे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और आप जब वो स्टॉक नीचे आता है, तो आप दोबारा 500 हज़ार उसको बाय करके अपनी एवरेज अच्छी कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होता है। मसलन अगर एक स्टॉक मैंने लिया है 35 का, तो मैं कह रहा हूँ यार मैंने ये 35 का लिया है, दूसरा बंदा कहता है यार थोड़ा-सा वेट कर लेता तो ये 34 का मैंने ले लिया है। तो आप परेशान हो जाते हैं, यार वाक़ई मैं थोड़ा-सा वेट कर लेता तो 34 का मिल जाता। तो उसको आप ईज़िली कर सकते हैं कि जब वो 33 का आएगा तो आप 33 का बाय करके अपनी एवरेज 34 भी कर सकते हैं, और उसको थोड़ा-सा ज़्यादा बाय करके अपनी एवरेज 34 से नीचे भी ला सकते हैं, और उस बंदे को कह सकते हैं कि तुमने अगर 34 का लिया है तो मुझे 33-50 का पड़ गया है। मकसद कहने का ये है कि जब आप स्मॉल लॉट्स में काम करते हैं तो आप अपनी सेलिंग और बाइंग को ईज़िली कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं कि एक्सेल शीट्स में आपको अभी डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको एक आइडिया दे दूंगा कि ये कैसे होता है। ये 2020 की मेरे सेलिंग और बाइंग है। इसमें बहुत ज़्यादा स्टॉक्स होते हैं जिसको मैं लिस्ट कर देता हूँ। इसमें फार्मूले भी आपको अब नज़र आएंगे सारे। जैसे कि ये आगा स्टॉक है, ये मैंने 7000 इकट्ठा तो ज़ाहिर नहीं बाय किया, थोड़ा-थोड़ा करके बाय किया हुआ है, और ये टोटल इसका 7000 बन गया है। ये इसकी एवरेज बाइंग प्राइस मेरी आ गई है पूरे साल की, 34 रुपए 46 पैसे का है। इसमें से मैं 4500 स्टॉक सेल कर चुका हूँ, और उसकी जो एवरेज आ रही है वो 37 रुपए 26 पैसे आ रही है। ये मैंने एक अंदाज़न कमीशन लिखा हुआ है कि इसमें शायद 35 पैसे का कमीशन लग जाता है, तो ये कितना होगा। फिर यहाँ पे फार्मूला लगा लगा हुआ जो कि आपको ऊपर नज़र आ रहा है, E5 माइनस 7 C5 माइनस F5, ये ऑटोमेटिक डिफरेंसेस का आ जाएगा। अब ये डिफरेंस में से कमीशन भी ये निकाल देगा और दोनों का डिफरेंस ले लेगा। अब ये जो है ना, ये जो F5 है, F5 भी उसमें से निकाल देगा। कमीशन निकालने के बाद
जो मेरा प्रॉफिट है उसको ये ऑटो पे कैलकुलेट कर देगा, ये मल्टीप्लाई कर देगा एफ शेयर्स को, जो कि फाइनल शेयर्स हैं 4500, उसको मल्टीप्लाई कर देता है प्रॉफिट से, जो कि डिफरेंस आ रहा है इससे। तो इनका जो मल्टीपल है ये आ जाता है 11,025 रुपये। अब फाइनल शेयर्स मैं क्यों लेता हूँ, उसकी रीज़न में ये होती है कि ये जो आप इस पे फार्मूला देख सकते हैं वो है मिनिमम B5D5। तो इसमें ये है कि ये आपका D5 है, और दूसरा जो आपका है ये जो आपने बाय किया है 7,000, तो 7,000 आपने ख़रीदा, 4,500 बेचा, तो फिर ये प्रॉफिट कैसे निकालेगा, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। तो प्रॉफिट ये ऐसे निकालेगा कि इन दोनों का मिनिमम लेगा। अब 7,000 नहीं ले सकता, ये 4,500 ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। इन दोनों का मिनिमम वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा, बाई हो या सेल हो, और जैसे ये चेंज होते रहेंगे वो भी चेंज होता रहेगा। तो फाइनल शेयर इसने ऑटो पे पिक कर लिए हैं, ये फार्मूला लगा हुआ है, इसने 4500 को पिक कर लिया, 4500 को इसने ₹2.45 से मल्टीप्लाई कर दिया है और ये प्रॉफिट निकाल दिया है। अब इसकी जो नेक्स्ट शीट्स हैं ये मैंने अपने मेंबर्स के साथ शेयर की हुई हैं और उनको बताया कि वो यूज़ करें। इसमें अगर फॉर एग्जांपल मैं ये 1000 शेयर दोबारा लिया था जब ये 31 रुपये 47 पैसे का था। तो जब मैंने ये 31 रुपये 47 पैसे का लिया था तो इसकी जो एवरेज है वो यहाँ पे आ जाती है। ये तो अभी नेक्स्ट आ रही है ना, तो जब मैंने फर्स्ट एंट्री करूँगा तो वो आएगी 34 रुपये 46 पैसे आ गई। तो वो मैं फिर अपने हाथ से मैनुअली यहाँ पे 34 रुपये 46 पैसे लिख देता हूँ, और साथ ही ये जो 1000 जितना शेयर परचेज़ किया जाए, ज़ाहिर है इससे पहले ये 6000 होगा, तो मैंने 1000 इसमें ऐड कर देता हूँ 7000, तो ये मेरी नई आ गई शेयर्स, और बाय आ गया। और जैसे ही अगर मैं नेक्स्ट लूँगा 1031 रुपये 47 दोबारा, तो ये उसको ज़ाहिर ड्रॉप कर देगा। 34 रुपये 46 पैसे है और मैंने बाय किया है नीचे, तो ये 34 रुपये 8 पैसे उसको कर देगा। तो ये मैं मैनुअल इसमें एंटर कर दूंगा। इसी तरह सेल, अगर मैंने अभी हाल ही में 1000 स्टॉक्स 36 रुपये पे सेल किया था, उससे पहले मेरी ये एवरेज तकरीबन 38 शायद पे आ रही थी, तो इसने उसको ड्रॉप करके 37.26 कर दिया है। और ये जो शेयर्स हैं ये मेरे पास 3,500 थे, तो जब मैंने 1000 सेल किया तो ये 4,500 आ गए। तो अब मेरे पास 7,000 जो स्टॉक्स थे वो मैंने बाय किए थे, 4,500 सेल कर दिए, तो ये तकरीबन 500 और 2500, अभी मेरे पास 2500 स्टॉक्स रह जाएंगे। तो वो मेरे पास बैलेंस पड़ा होगा, मुझे पता अंदाज़ा हो जाए कितना स्टॉक्स रह गया है। और ये जो प्राइस है एवरेज ये पूरे साल की है, तो इससे मुझे ये भी पता चलता है कि जब ये 34 रुपये 46 पैसे से अगर नीचे आए तो मैं इसको बाय करूँगा तो मुझे फ़ायदा है, और जब भी ये 37 रुपये 26 पैसे से ऊपर जाए और उसको मैं सेल करूँ तो मुझे ओवरऑल फ़ायदा है। इसके अलावा मेरे पास चूँकि इंडिविजुअल भी हर स्टॉक की प्राइस परचेज़ प्राइस अवेलेबल है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं 34 रुपये 40 पैसे और इसका ख़्याल रखूँ। हालाँकि ये हेल्पफुल हैं, मैं अपने उस लेवल्स को भी देख सकता हूँ कि मैंने बाय कहाँ पे किया था, और मैं इसको ब्रेकआउट पे भी निकलूँ, वो डिपेंड करेगा कि जो मेरी बाइंग और सेलिंग के जो प्लान्स बने हुए हैं, उनमें से अगर कोई स्टॉक बहुत ही अच्छे लेवल पे मुझे मिल रहा है और उसमें एक बुल रन भी आ गया है या आने वाला है, तो मैं इसको एग्ज़िट करके वहाँ पे जा सकता हूँ। तो इस तरह ये पूरा बना हुआ है। ये एक स्टॉक मैंने समझाया था एज़ ए एग्ज़ाम्पल, तो ये सारे स्टॉक्स ऐसे ही काम करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक्स जो हैं ये मैंने इस साल ट्रेड किए हैं, और इनका जो टोटल प्रॉफिट है वो है जिसको मैं रियलाइज़्ड कैपिटल गेन कहता हूँ, 6,98,810 है। तो हम वापस चलते हैं अपनी शीट की तरफ। थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ कि रीकैप इसको रीकैप क्या है, आप उसको दोबारा वीडियो को देख सकते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। और ये जो स्ट्रेटजी है ये मैं शेयर करता हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, ये पब्लिकली शेयर नहीं होती है, तो आज मैंने इस पर स्पेशल वीडियो बनाई है ताकि आप लोग समझ सकें कि जो मेरी स्ट्रेटजी है, मेरे जो तरीक़ाकार है और जो मेरे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है वो कैसी होती है। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग इसी तरीके से काम करें, पीस ऑफ माइंड से काम करें और स्टॉक्स को एक बिज़नेस समझें, और ये ना समझें कि ये एक सट्टा है। अगर आप इसको सट्टा समझेंगे तो आपको दिनों में बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट भी होगा, लॉस भी बेतहाशा होगा, और आपका सबसे जो बड़ा लॉस होगा वो आपका हेल्थ इश्यूज़ बनेंगे इसमें। क्योंकि ये स्टॉक्स जो हैं चूँकि स्क्रीन पे घूमते रहते हैं, इनकी वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं। इसमें ख़ास तौर पे जब अपर लॉक लगता है, लोअर लॉक लगता है, तो आपके दिमाग के को जो है वो अच्छा खासा जो है उसको प्रेशराइज़ करता है।
अगर आपने कोई स्टॉक सेल कर दिया है, वो अपर लॉक हो जाता है, तो अपर लॉक की कंडीशन ही ऐसी है कि वो साइकोलॉजिकली बंदे को डिस्टर्ब कर देता है। इसी तरह लोअर लॉक जो होता है, वो भी स्टॉक मार्केट में साइकोलॉजिकली आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा, आपको समझ नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता है। और जो अपर लॉक है, वो एक ऐसी एक्साइटमेंट आप में क्रिएट करेगा। ये दोनों चीज़ें काफ़ी डेंजरस होती हैं आपके लिए। तो इवन के जो 20-20 साल के जिनका तजर्बा है, उनके लिए भी सेम ये होता है कि ये चीज़ें उनको काफ़ी डिस्टर्ब करती हैं। अगर आप मेरे तरीके से काम करेंगे, अगर आपने छोटा वॉल्यूम लिया होगा तो आपको ना अपर लॉक इतना डिस्टर्ब करेगा, ना लोअर लॉक डिस्टर्ब करेगा। अगर आपने बल्क में एक स्टॉक उठाया हुआ है, जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल कोट करता हूँ कि पीआईबीटीएल जो है, वो मुझे एक साहब ने फ़ोन किया, हो सकता है वो मेरी वीडियो भी सुन रहे हों, कि मैंने ये तकरीबन ₹13 समथिंग पे जब ये स्टॉक की प्राइस थी, तो ये मैंने लिया था। और अभी उस टाइम ये चल रहा था ₹12 समथिंग पे। तो उसने बताया कि मैंने ये दोबारा जो है, जब ये नीचे आया है, तो लेवरेज पे भी इसको बेताज उठा लिया। यानी कि अपना पैसा भी 9-10 लाख उसमें लगा दिया, 20-30 लाख रुपया उसने लेवरेज पे भी लगा दिया, और वो स्टॉक जो है वो ₹11, ₹10, इवन के साढ़े 9 पे आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि फिर ऐसे बंदे की दिमागी कैफ़ियत कैसी होगी। अब देखें, ये जो पीआईबीटी है दोबारा ₹12 पे चला गया है, 13 पे भी चला जाएगा, 14 पे चला जाएगा, 1 से 2 महीने लगे हैं। पैसा तो उसका वापस आ जाएगा, लेकिन जो उसने दिमागी सुकून खोया है और उसकी जो नर्व्स पे जो डैमेज हुई हैं, वो वापस नहीं आ सकती हैं। तो इस चीज़ को समझें, अपनी हेल्थ का ख़्याल करें। इस स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है, लेकिन उसके पीछे अंधों की तरह ना भागें। उसको एक सेंसिबल, एक कॉमन सेंस, एक आसान तरीका अडॉप्ट करें और पैसा कमाएँ, और कम से कम ट्रेड्स देखें। और आप जब काम कर रहे हो स्टॉक मार्केट में, तो आपके दाएँ से बाएँ वाले बंदे को नहीं पता चलना चाहिए कि आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को वैसे ही टाइम दें जैसे नॉर्मल ज़िंदगी में टाइम देते हैं। और मेरी बात यकीन करें कि आपको आने वाले दिनों में जब लंबा अरसा गुज़रेगा, तो इस स्ट्रैटेजी से इतना फ़ायदा होगा कि वो जो आपको रोज़ाना बातें सुनाते हैं कि आज मैंने इतने पैसे कमा लिए, आज मैंने इतने पैसे कमा लिए, 1 साल के बाद वो अपने प्रॉफ़िट को मेंटेन नहीं कर पाएँगे। ये मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ कि आप किसी भी ब्रोकर से, जो आपका दोस्त हो, उससे पूछें कि जो आपके पास जो लोग ये काम करते हैं कि इकट्ठा माल लेके इकट्ठा बेचना, टिप्स पे काम करना, तो उनकी हालत साल 2 साल बाद कैसी होती है, तो वो आपको बताएँगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि वो लोग ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं कमा सकते, बल्कि 90% लोग लॉस कर जाते हैं। और आप और वही लोग होते हैं जो फिर जब स्टॉक मार्केट गिरती है, तो ये लोग आपको सड़कों पे नज़र आएँगे, अपने बनैने फाड़ते हुए नज़र आएँगे, अपने कपड़े फाड़ते हुए नज़र आएँगे। ये वो लोग हैं जो कि सट्टा करते हैं, जो कट्ठा माल उठाते हैं, कट्ठा माल बेचते हैं, टिप्स पे काम करते हैं, हमें टिप्स दे दो, हमें बता दो, मैं कहाँ पे सेल करूँ, मैं कहाँ पे बाय करूँ। अल्लाह के बंदो, ये किसी को नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है कि ये जो स्टॉक है, ये कल किस लेवल पे जाएगा। ये हमारे थोड़ी-सी वर्किंग होती है, कॉमन सेंस होती है, एनालिसिस होते हैं, न्यूज़ पे नज़र रखते हैं, हर चीज़ पे नज़र रखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये स्टॉक अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। उसकी प्राइस प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि आप इस चीज़ को फ़ॉलो करें, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सब की मदद करे, और अल्लाह हाफ़िज़।